जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पढ़ा है कि बीजेपी की जीत की असली वजह ईवीएम नहीं कुछ और है, और उसी में एक हेडलाइंस है कि अखिलेश ने मांगी मायावती से माफी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक देख कर जाना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही अहम होने वाला है। और एक बात मैं आपसे कहूँगा कि अगर हमारे विचार और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके सब्सक्राइब से हमें इस काम के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों अभी 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर सपा और बसपा के बीच इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए घमासान चल रहा था। सपा प्रमुख के बयान आ रहे थे और बीएसपी सुप्रीमो के ट्वीट्स, दोनों के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी भूचाल सी आ रही थी। लेकिन शायद अब ये भूचाल और अब ये भूकंप थमता हुआ नजर आ रहा है सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक बयान से। आज उन्होंने अपने विधायकों के साथ एक बैठक की और उस बैठक में अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को ये नसीहत दी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी एक बड़ी नेता हैं, हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों ये बयान भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। अभी तक जो व्यक्ति बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को बीजेपी की बी टीम बोल रहा था, अब वो बोल रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी एक महान नेता हैं, हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। और दोस्तों मीडिया से मुखातिब होने पर उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग गठबंधन करके साथ आएंगे और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। लेकिन इस बयान में वो गठबंधन किससे करेंगे ये स्पष्ट नहीं किया। दोस्तों फिलहाल जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी ये चर्चा है कि उनका ये बयान बसपा के लिए ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश भी ये पहले से समझते थे कि अकेले और बगैर बसपा को साथ लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कभी नहीं हराया जा सकता। दोस्तों अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा इस समय देश का एक सबसे बड़ा मुद्दा, बीजेपी की जीत की असली वजह। कुछ लोग बीजेपी की इस जीत को ईवीएम की जीत बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक कितने भी गठबंधन बना लो, कितनी भी एकता बना लो, लेकिन बीजेपी को रोक पाना संभव है। दोस्तों इस पर समय समय पर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पर स्पष्टीकरण मांगा था। तो आपको बताता चलूं, चुनाव आयोग ने विपक्ष के सामने एक शर्त रखी थी कि जो लोग ईवीएम पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम के द्वारा चुनाव में धांधली होती है, वो लोग आएं और सुप्रीम कोर्ट के सामने ईवीएम को हैक करके दिखाएं। अगर उन्होंने ईवीएम हैक कर दी तो चुनाव आयोग ईवीएम बैन कर देगा, और अगर ये लोग ईवीएम हैक नहीं कर पाए तो इनको सजा मिलेगी। आपको बताता चलूं, ये विपक्ष के लोग तब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए और आज ये सड़कों पर उतरकर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बातें कुछ हजम नहीं हो रही हैं। दोस्तों इधर सुप्रीम कोर्ट ये दावा ठोक रहा है कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है, ईवीएम के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो रही है। दोस्तों इधर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील भानु प्रताप सिंह सड़कों पर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और इसी आंदोलन के बीच
महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का एक ट्वीट आया। उस ट्वीट को हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे, आप उसे देखिए और हम उस ट्वीट के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, केशव देव मौर्य ने कहा, उनकी बातों पर विचार करना आवश्यक बन रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सारा खेल ईवीएम से होता तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ना आती और घोसी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी नहीं जीतती। उन्होंने कहा कि इस देश में आरएसएस बहुजनों के खिलाफ एक साजिश रच रहा है और ईवीएम के खिलाफ ये जो आंदोलन सड़कों पर हो रहे हैं ये आरएसएस के इशारे पर हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये जो लोग सड़कों पर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं इनसे एक बार कहिए कि ये सपा बसपा के शासनकाल में उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनका गुणगान करें, जनता को उसके बारे में बताएं। उन्होंने आगे अपने कमेंट्स में कहा कि ये आरएसएस का एक खेल है। इस खेल के चलते इस देश के मजबूत बहुजन दल अपनी हार के मूल कारणों को भूलकर अपनी हार का जिम्मेवार ईवीएम को मान रहे हैं। और ये दोस्तों कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि अगर ईवीएम से सारा खेल होता तो बीजेपी जीत के लिए इतनी उतावली है, किसी भी राज्य में विपक्ष को जीतने ही नहीं देती। अगर ईवीएम से खेल हो रहा होता तो मैनपुरी की सीट बीजेपी अपने पाले में लेकर जनता को ये आभास दिलवा देती कि अब विपक्ष कहीं पर रह ही नहीं गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जहां पर इस देश का बहुजन एक साथ आकर वोटिंग करता है वहां पे बीजेपी परास्त होती है। जहां पर इस देश के बहुजनों का वोट बिखरता है वहां पे बीजेपी जीतती है। इस देश में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण जो है वो बहुजनों में जो आपसी फूट है, बहुजन समाज में 4-4, 5-5 दलों का जो बोलबाला है वो है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस उत्तर प्रदेश के अंदर 2 दल राजनीति में बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं, एक सपा, दूसरा बसपा। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप कमेंट सेशन में उसका जवाब देना। इस देश में यादवों को छोड़कर और कुछ मुसलमान, इनके अतिरिक्त समाजवादी पार्टी को किस जाति का कितने फीसदी वोट मिलता है? दूसरी अगर बात करें बसपा की, तो जाटवों को छोड़कर अन्य जातियों का कितने फीसदी वोट बसपा को मिलता है? तो मैं ऐसी इच्छा जाहिर करूंगा कि इसका सटीक जवाब आपके पास नहीं होगा, क्योंकि यादवों और जाटवों और मुसलमानों को छोड़कर इस देश की जितनी भी अनुसूचित जाति की जातियां हैं, जितनी भी पिछड़ी जाति की जातियां हैं, उनका लगभग 80% वोट बीजेपी को जाता है और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जनाधार नहीं है। इस कंडीशंस में अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी तो कौन आएगा? ये है बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण। कहने को दोस्तों बसपा दलितों की पार्टी है, लेकिन दलितों में जाटवों के अलावा कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से बसपा को वोट नहीं करता। सारे वोट बीजेपी को जाते हैं। कहने को समाजवादी पार्टी पिछड़ों का दल है, लेकिन यादवों को छोड़कर कोई भी दल पूर्ण रूप से सपा को वोट नहीं करता है। ये दलितों का सारा वोट और पिछड़ी जातियों का सारा बीजेपी को जा रहा है। इसी वजह से बीजेपी बार बार सत्ता में वापसी कर रही है। ये ईवीएम का खेल कम है, ये सबसे बड़ा खेल ये है कि इस देश के जो बहुजन दल हैं इनको अपनी हार की समीक्षा ठीक से करने ही नहीं दिया जा रहा है। ये जो लोग सड़कों पर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आप इनसे एक बार कहिए ये बहुजन दलों का गुणगान करके दिखाएं तो नहीं दिखाएंगे।
ये अगर गुणगान करेंगे तो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों का, और वो कांग्रेस, क्योंकि इस देश का जो सवर्ण है वो यही चाहता है, या तो बीजेपी ही सत्ता में बनी रहे या फिर कांग्रेस सत्ता में आए। दोस्तों, हमारी हार का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी जो अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं, ये एकजुट नहीं है। जिस दिन ये एकजुट हो जाएंगे उस दिन इस देश का मंजर कुछ और होगा। इस देश की गद्दी पर 85% लोगों का शासन होगा। दोस्तों, हमारे विचार आपको कैसे लगे कमेंट सेशन में आके आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।